मान लीजिए कि कोई एक बहुत लंबी मैराथन दौड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचता है, एकदम थक हार कर, और वहां बैठा जो अधिकारी है वो अचानक उससे कहे कि आपकी जो पिछली दौड़ थी ना वो रद्द हो गई है। अरे बाप रे। हाँ, और उसे कहा जाए कि आपको ये रेस अब एक नए धावक मतलब एकदम फ्रेशर के रूप में फिर से शुरू करनी होगी, और तो और इनाम भी सिर्फ 70% मिलेगा। ये तो मतलब किसी के भी होश उड़ा देने वाली बात है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो विषय है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हम मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी शिक्षकों से जुड़े उस ऐतिहासिक मामले की तह तक जा रहे हैं जहां एक काउंसलिंग प्रक्रिया का विवाद सीधा 70% बनाम 100% सैलरी की कानूनी लड़ाई में बदल गया। और इसी वजह से जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो हालिया फैसला आया है वो इतना अहम हो जाता है। सही कहा। तो हमारा मिशन आज ही है कि हम उन फाइलों, अखबार की क्लिपिंग्स और कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण करें और समझें कि कैसे शिक्षकों को उनके घर से 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया, कैसे वो लड़े और कैसे अंततः न्याय की जीत हुई। देखिए, इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि कैसे एक साधारण सी प्रशासनिक प्रक्रिया एक बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना बन गई। बिल्कुल। आमतौर पर हमें लगता है कि जो सिस्टम है उसके नियम सबके लिए बराबर हैं, लेकिन इन दस्तावेजों से पता चलता है कि कागजों पर नियमों को कैसे मोड़ा जाता है। हाँ, और उसका जमीनी असर कितना भारी पड़ता है। लेकिन इस जमीनी असर को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जी। क्योंकि इस विवाद की शुरुआत सीधे तौर पर सैलरी से नहीं हुई थी। स्रोत बताते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में छिपी हुई थी। सही बात है। काउंसलिंग तो वैसे हर सरकारी भर्ती का हिस्सा होती है। पर यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। दस्तावेज साफ बताते हैं कि संयुक्त काउंसलिंग के दौरान आरक्षण नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगे थे। और वो आरोप हवा में नहीं थे। मतलब जो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी थे, उन्हें उनके घरों से करीब 900 से 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। बाप रे, 1000 किलोमीटर? हाँ, सीधे ट्राइबल यानी आदिवासी क्षेत्रों में। और इसके उलट जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, जिनके अंक तकनीकी रूप से कम थे, उन्हें उनके घर के पास ही स्कूल मिल गए। मतलब ये तो सीधे तौर पर मेरिट का उल्लंघन लगता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। देखिए, डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय जैसे जो विभाग है वो एक साथ लाखों शिक्षकों का डेटा हैंडल करते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि यह बस एक बड़ी तकनीकी गलती रही हो? मेरा मतलब है कि क्या हम इसे केवल एक क्लेरिकल एरर मानकर खारिज नहीं कर सकते? देखिए, अगर ये केवल एक क्लेरिकल एरर होती ना, तो इसका असर हर वर्ग के लोगों पर समान रूप से दिखता, मतलब रैंडम तरीके से। पॉइंट है। लेकिन जब एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है, जहां कम अंक वाले एक खास वर्ग के लोग घर के पास हैं और आरक्षित वर्ग के ज्यादा अंक वाले लोग 1000 किलोमीटर दूर, तो इसे आप महज कंप्यूटर का ग्लिच नहीं कह सकते। हाँ, पैटर्न तो बहुत कुछ कह रहा है। और उस 1000 किलोमीटर की दूरी के मायने समझना भी बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश कोई छोटा राज्य तो है नहीं, भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल है। बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति को अपना घर, अपने वृद्ध माता पिता, अपना पूरा सोशल सर्कल छोड़कर एक ऐसे आदिवासी क्षेत्र में जाना पड़े जहां की बोली और रहन सहन एकदम अलग हो। ये तो एक तरह का निर्वासन ही हो गया ना। वही तो। ये सिर्फ घर से ऑफिस जाने की बात थोड़ी थी। एक सैलरी पाने वाले कर्मचारी के लिए इतनी दूर जाकर नया घर बसाना उसकी पूरी आर्थिक कमर तोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि इसी वजह से उन शिक्षकों ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार नहीं किया। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट का रुख किया। और स्रोत के अनुसार जब वो हाई कोर्ट गए तो उन्हें पहली कानूनी जीत मिली भी। अदालत ने इस पूरे भेदभाव को देखा और आदेश दिया कि इन शिक्षकों को उनकी पसंद के जिले में पोस्टिंग दी जाए। जी, और किसी भी पारदर्शी व्यवस्था में यही होना चाहिए। अदालत के आदेश का मतलब ही है कि पुरानी गलती को सुधार कर स्थिति को ठीक किया जाए। आम इंसान तो यही सोचेगा कि चलिए न्याय मिल गया, बात खत्म। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि प्रशासन की एंट्री एक बहुत ही नए और अप्रत्याशित अंदाज में हुई। मतलब वो डीपीआई वाला दाव। हाँ, देखिए, अदालत फैसला तो सुना देती है, लेकिन फाइल पर साइन तो प्रशासनिक अधिकारियों के ही होते हैं ना। तत्कालीन डीपीआई कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता के कार्यकाल में जब इन शिक्षकों को वापस उनके पसंद के जिलों में पोस्टिंग देने का समय आया, तो विभाग ने अदालत के आदेश को सीधे तौर पर नहीं माना। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने कागजों पर इसे ट्रांसफर या गलती का सुधार मानने के बजाय एक नई नियुक्ति का नाम दे दिया, यानी न्यू अपॉइंटमेंट। न्यू अपॉइंटमेंट,
मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैंने अपनी कंपनी में एचआर से शिकायत की कि मुझे गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया है। महीनों बाद वो मान लें कि हाँ गलती हमारी है, लेकिन फिर कहें कि ठीक है तुम्हारा डिपार्टमेंट तो बदल रहे हैं, पर आज से तुम हमारी कंपनी में एक ट्रेनी माने जाओगे। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने, ये ठीक वैसा ही था। लेकिन कोई भी प्रशासन अदालत के सुधार वाले आदेश को नई नौकरी कैसे बता सकता है? इसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? ये मानसिकता असल में कंट्रोल बनाए रखने की होती है। प्रशासन अक्सर ये जताना चाहता है कि अदालत के आदेश से आप अपनी जगह तो बदलवा सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते। बाप रे। जब डीपीआई ने इसे नई नियुक्ति का नाम दिया तो तकनीकी रूप से तो वो अदालत का आदेश मान रहे थे, मतलब मनचाही जगह तो दे रहे थे। हाँ, जगह तो मिल गई। लेकिन नई नियुक्ति का ठप्पा लगाकर उन्होंने उन शिक्षकों का जो पिछला सर्विस पीरियड था उसे एक ही झटके में शून्य कर दिया। ये तो सीधे सीधे एक चेतावनी जैसी लगती है। बिल्कुल, कि अगर आप विभाग के खिलाफ अदालत जाने की जुर्रत करेंगे तो हम आपको ऐसी शर्तों पर वापस लाएंगे जो आपके ही नुकसान में होंगी। और ये सिर्फ कागजों का खेल नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम नई नियुक्ति शब्द सुनते हैं तो लगता है कि बस कोई नया फॉर्म भरना पड़ा होगा। जी नहीं, इसके वित्तीय परिणाम बहुत डरावने थे। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इस न्यू अपॉइंटमेंट के साथ ही शिक्षकों पर 3 साल का नया प्रोबेशन थोप दिया गया। मतलब परीवीक्षा काल। राइट। और सबसे बड़ा झटका ये था कि उनकी पूरी सैलरी रोक कर उन्हें सिर्फ 70% वेतन दिया जाने लगा। यही वो बिंदु है जहां अन्याय सबसे ज्यादा मुखर हो जाता है। मुझे ये समझना है कि जो शिक्षक पहले से नौकरी में थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे और सिर्फ अपने सही हक की मांग कर रहे थे, उनके वेतन में सीधे 30% की कटौती क्यों की गई? इसके पीछे जो 70% वाला नियम है ना, उसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। अच्छा, बताइए। मध्य प्रदेश सरकार का एक नियम है जो असल में सिर्फ नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत नए कर्मचारी को पहले साल बेसिक सैलरी का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% मिलता है। और चौथे साल जाकर पूरा 100%? बिल्कुल। ये नियम फ्रेशर्स के लिए बनाया गया था ताकि सरकार के खजाने पर एकदम से बोझ ना पड़े। लेकिन एक सेकंड, ये शिक्षक फ्रेशर तो थे ही नहीं, ये तो पहले से ही विभाग के पक्के कर्मचारी थे। वही तो, प्रशासन ने एक ऐसे नियम को जो एकदम नए लोगों के लिए था, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उन पुराने कर्मचारियों पर थोप दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। जब आप किसी पुराने कर्मचारी को नई नियुक्ति के तहत लाते हैं तो वो सिस्टम के लिए फिर से जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 1000 किलोमीटर दूर रहकर पहले ही इतना आर्थिक और मानसिक तनाव झेल चुके थे, हाँ, जब वो वापस अपने घर के पास आए तो उनकी आमदनी अचानक से 30% कम हो गई। आज के दौर में जब इतनी महंगाई है, लोगों को ईएमआई भरनी होती है, बच्चों की फीस देनी होती है, वहां सैलरी का 1/3 हिस्सा गायब हो जाना मतलब किसी भी परिवार को वित्तीय संकट में ढकेलने के लिए काफी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठाने की और अदालत का दरवाजा खटखटाने की सजा दी जा रही थी। एकदम सही कहा आपने कि तुमने हमारी गलती कोर्ट में साबित कैसे की, लो अब 30% कम सैलरी पर काम करो। जब अन्याय इस तरह से तकनीकी जामा पहन लेता है ना, तो न्यायपालिका को भी अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये लड़ाई 70% पर रुकी नहीं और यहीं से कहानी में जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच की एंट्री होती है। बिल्कुल, और डबल बेंच का इस मामले में आना ही ये बताता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर हो चुका था। सिंगल बेंच के आदेशों की जब विभाग अपने तरीके से व्याख्या करने लगा तो मामला उलझ गया था। इसलिए डबल बेंच, जो उच्च अधिकार रखती है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखा। और मंगलवार को जो इस डबल बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, वो हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। जी। कोर्ट ने तत्कालीन डीपीआई कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता के उन सभी पुराने आदेशों को सिरे से अमान्य घोषित कर दिया, पूरी तरह रद्द कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और सबसे बड़ी जीत तो ये रही कि अदालत ने साफ किया कि इन शिक्षकों को अब 70% नहीं बल्कि पूरी 100% सैलरी मिलेगी। यानी अंततः न्याय का चक्र पूरा हुआ। जो लड़ाई काउंसलिंग में 1000 किलोमीटर दूर भेजे जाने से शुरू हुई थी, वो अब 100% सैलरी के अधिकार पर जाकर जीती गई। मतलब फाइनली वो मैराथन रेस सही तरीके से खत्म हुई। बिल्कुल। और इस फैसले की जो कानूनी अहमियत है ना, वो बहुत बड़ी है। डबल बेंच ने प्रशासन के उस तकनीकी खामी वाले तर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वो कैसे? मतलब कोर्ट का मुख्य तर्क क्या था? कोर्ट का तर्क था सर्विस की कंटिन्यूटी, यानी सेवा की निरंतरता।
अच्छा। जब कोई कर्मचारी विभाग की गलती के कारण गलत जगह भेजा गया और फिर अदालत के आदेश से वापस लाया गया, तो उसकी सर्विस बीच में टूटी थोड़ी है, वो तो लगातार काम कर ही रहा था। हाँ, बात तो सही है। इसलिए किसी भी प्रशासनिक आदेश के जरिए उसकी पुरानी सर्विस को शून्य नहीं बताया जा सकता। तो इसका मतलब अदालत ने प्रशासन को साफ बता दिया कि आप शब्दों की बाजीगरी से न्याय की मूल भावना को नहीं बदल सकते। एकदम। और ये फैसला केवल उन हजारों शिक्षकों की जीत नहीं है, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है। जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के आदेशों को डबल बेंच इस तरह पूरी तरह रद्द करती है, तो बाकी विभागों पर भी इसका असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, एक नजीर बन जाती है। जी, ये स्थापित करता है कि प्रशासनिक शक्तियां मनमानी के लिए नहीं हैं। आप अदालत के करेक्शन वाले आदेश को पेनल्टी में नहीं बदल सकते। बिल्कुल। न्यायपालिका इस बात पर नजर रखे हुए कि उसके फैसलों का जमीन पर किस तरह पालन हो रहा है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ एक कागजी विवाद नहीं था, एक ऐसी काउंसलिंग प्रक्रिया की विसंगति थी जिसने मेरिट को दरकिनार करके हजारों लोगों को 1000 किलोमीटर दूर ट्राइबल इलाकों में धकेल दिया। फिर जब उन्होंने संघर्ष किया तो सिस्टम ने उन्हें नई नियुक्ति और 70% सैलरी के जाल में फंसा दिया। और अंततः जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस घेराबंदी को तोड़ा और 100% वेतन सुनिश्चित करके एक ऐतिहासिक न्याय दिया। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद इस सिस्टम के काम करने के तरीके पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जी। जब किसी व्यवस्था की गलती को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आता है, तो क्या प्रशासनिक विभागों द्वारा उन आदेशों के बीच से तकनीकी खामियां निकालकर कर्मचारियों पर नई शर्तें थोप देना हमारे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता? बिल्कुल लगाता है। क्या न्याय मिलने की इस पूरी प्रक्रिया में पैदा की गई ये प्रशासनिक अड़चनें अपने आप में एक नया अन्याय नहीं है? जी। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत के पन्नों से ऐसे ही अहम मुद्दों की तह तक हम आगे भी जाते रहेंगे।